हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें एक ग्राफ गिवन है y एज ए फंक्शन ऑफ x फॉर ए जनरल t, तो कंप्लीट इक्वेशन ऑफ वेव मोशन कैसे लिखी जाएगी। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन हो फॉर ए जनरल x, तो फिर वेव इक्वेशन कंप्लीट अगर हमें लिखनी है तो उसके लिए किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। इन दोनों ही एग्जाम्पल से आप लोगों को वेव इक्वेशन लिखना समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए ज़रा क्या प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। राइट जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन फॉर ए साइनसोइडल फंक्शन एस गिवन बिलो। हमने लास्ट लेक्चर में जो लिया था उसे थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। अब हम y एज ए फंक्शन ऑफ t जो ले रहे हैं उसमें t इक्वल टू 0 पर ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, -2 मिलीमीटर तक जा रहा है, और उसके बाद t इक्वल टू 3 सेकेंड पर y 0 है। ये हम y एज ए फंक्शन ऑफ t जब लिख रहे हैं तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर x के लिए लिख रहे होंगे, क्योंकि एक पार्टिकल का ग्राफ है। ये ध्यान रखिए, y एज ए फंक्शन ऑफ x जो आप लिखते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्ट्रिंग का स्नैपशॉट होता है। y एज ए फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बेसिकली स्ट्रिंग की शेप होती है। y एज ए फंक्शन ऑफ t का ग्राफ स्ट्रिंग की शेप नहीं होती। y एज ए फंक्शन ऑफ t का ग्राफ आपको ये बताता है कि उस स्ट्रिंग पर अगर आप कोई एक पर्टिकुलर x फिक्स कर लो और ये देखो कि वो पर्टिकुलर x किस तरीके से टाइम के साथ डिस्प्लेस हो रहा है y के अलोंग, तो उसका ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो y एज ए फंक्शन ऑफ t होता है। तो आपको माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि स्ट्रिंग का स्नैपशॉट क्या होता है, y एज ए फंक्शन ऑफ x का ग्राफ होता है, और y एज ए फंक्शन ऑफ t का ग्राफ बेसिकली उस स्ट्रिंग पर हम किसी पर्टिकुलर x पार्टिकल को y के अलोंग डिस्प्लेस होते हुए देख रहे हैं और उसका ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 पर जो पार्टिकल है इस स्ट्रिंग पर उसकी बात कर रहे हैं। ये जो ग्राफ बनाया गया है ये x इक्वल टू 1 वाला पार्टिकल किस तरीके से टाइम के साथ y फंक्शन है, y कैसे वेरी कर रहा है, वो इस ग्राफ में गिवन है। और ये गिवन है कि वेव जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आप चाहें तो खुद एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहली बात वही आती है कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि y एज ए फंक्शन ऑफ t इज गिवन, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देन आप स्टार्ट करिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 से। अब सबसे पहले इसमें हमें 3 चीज़ें पता करनी है, a, ओमेगा एंड फाई। तो ये तो क्लियर है इसमें कि a तो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कहाँ तक जा रहा है, 2 मिलीमीटर यहाँ जाएगा, 2 मिलीमीटर यहाँ जाएगा। एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मिलीमीटर हो जाएगी। अब फिर ये आता है कि फाई कितना होगा। तो फाई कितना होगा इसके लिए हम फिर इनिशियल कंडीशंस देखेंगे। हम देखेंगे एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है, ये t इक्वल टू 0 पर है। तो t इक्वल टू 0 पर y कितना है, एट t इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -1 मिलीमीटर है। तो अगर हम ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, y की वैल्यू -1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड साइन t इक्वल टू 0 पर ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास साइन फाई की वैल्यू -½ आ जाती है। साइन फाई की वैल्यू -½ आने का मतलब फाई या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फाई की वैल्यू 2 आएंगी हमारे पास यहाँ से। एक तो आएगी पाई प्लस, हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो पाई प्लस π/6 दैट इज इक्वल टू 7 π/6। और फाई की जो वैल्यू आ सकती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/6 होगी, विच इज इक्वल टू 11 π/6। हमें डिसाइड ये करना है कि 7 π/6 और 11 π/6 में से कौन सी वैल्यू हम लें इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेज़र बनाएंगे। फेज़र देखिए किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर अगर आप फेज़र बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर, मैंने ये फेज़र बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर क्या सिचुएशन है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट -1 मिलीमीटर है। तो -1 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट का मतलब y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो -1 मिलीमीटर होगा, और एम्पलीट्यूड हमेशा रेडियस के बराबर होता है, तो 2 मिलीमीटर ये डिस्टेंस होगा। अब या तो पार्टिकल A पर हो सकता है या पार्टिकल B पर हो सकता है। हम कैसे डिसाइड करें कि पार्टिकल A पर होगा या B पर होगा। अगर यहाँ पर
हम टी बढ़ने के साथ साथ, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी है, टी बढ़ने के साथ साथ अगर वाई बढ़ रहा है, हम यहाँ पर हैं टी इक्वल टू 0 पर, अगर तो टी बढ़ने के साथ अगर वाई बढ़ता है तो हम ए पर होंगे, और अगर हम टी इक्वल टू 0 पर बी पर हैं तो टी बढ़ने के साथ साथ वाई कम होना चाहिए। तो ए पर हैं या बी पर हैं ये देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि टी बढ़ने के साथ साथ वाई बढ़ रहा है नेगेटिव में, तो वाई नेगेटिव में अगर बढ़ रहा है तो हम कौन से पॉइंट पर हुए, इसका मतलब हम पॉइंट ए पर हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने लिखा है कि अगर टी इंक्रीज होने के साथ वाई इंक्रीज हो रहा है तो इनिशियली हम कहाँ पर हैं, इनिशियली एट ए पर हो गए। ए पर होने का मतलब आपका जो फेज़ हुआ वो फेज़ कितना हो जाता है, बेसिकली ये वाला फेज़ हो जाता है 5, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7π/6 आ जाएगी। अब यहाँ से आप जितना भी आगे बढ़ेंगे वो ओमेगा इंटू टी की वैल्यू होगी। ये आपके पास टी इक्वल टू 0 पर सिचुएशन आ गई कि आप ए पर हैं। अब बात आती है कि ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन अगर हम फोर्थ स्टेप ये देखें कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, तो ओमेगा देखने के लिए आप अगेन ग्राफ पर आइए, और ग्राफ पर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन और ये दी गई है कि ये जो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर y 0 है, तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर y 0 है, इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये अभी हमने यूज़ नहीं किया है, y इक्वल टू 0 है। इक्वेशन जो अभी तक हमारे पास आ चुकी है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर साइन ओमेगा टी प्लस 7π/6। अब हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। t इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 0 पुट करने जा रहा हूँ। y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर साइन ओमेगा इंटू 3 प्लस 7π/6। अब इससे हमारे पास साइन 3 ओमेगा प्लस 7π/6 की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो फेज में 0 या फिर आपका ये क्या होगा, ये 2π होगा। अब हमें क्या लेना है, 0 या 2π। ये ज़रा हम देखें, सॉरी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसकी वैल्यू 0 आने का मतलब अब हम देखना चाहें अगर 3 ओमेगा प्लस 5/6 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं फेज़र में ए से। तो आपने ए से आगे बढ़ना शुरू किया, ए से आगे बढ़ के जब हम यहाँ पर पहुँचे मैक्सिमम वैल्यू पर, तो ग्राफ में बेसिकली आप ए से आगे बढ़ के यहाँ पर पहुँच गए, फिर आप नेगेटिव की तरफ चले और t इक्वल टू 3 पर पहुँचे। तो t इक्वल टू 3 में आप फेजर में कहाँ पर पहुँचे, यहाँ से चले, और t इक्वल टू 3 में आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो t इक्वल टू 3 में आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, अगर आप 0 से चलना शुरू करते हैं तो ये 2π हो गया। यहाँ पर हमने 5 इक्वल टू 0 लिया था और पूरा घूम के यहाँ पर आ गए, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इसकी वैल्यू 2π के बराबर हो जाएगी हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो 3 ओमेगा प्लस 7π/6 इक्वल टू 2π हो जाता है। इससे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है, 3 ओमेगा इक्वल टू 2π माइनस 7π/6, दैट इज 12π माइनस 7π, 5π/6। और ओमेगा की वैल्यू कितने आ जाती है यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास 5π/18 आ जाता है। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू भी आपको पता लग गई, तो हमारे पास अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लग चुकी है। अभी तक हमारे पास y इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर साइन ओमेगा इज इक्वल टू 5π/18 t प्लस π/5 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 5 इज इक्वल टू 7π/6। यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं। अब हमें जनरल इक्वेशन लिखनी है, लास्ट स्टेप हमारे पास बचता है। तो लास्ट जो 5th स्टेप है उसमें हम कह सकते हैं अब कि अगर एज ए फंक्शन ऑफ t दिया है तो t विल बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस x/v फॉर x इक्वल टू 0 पर अगर ये ग्राफ दिया है तो, और t विल बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस x नॉट बाय v अगर ये ग्राफ हमें x इक्वल टू x नॉट पर दिया है। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर दिया हुआ है ग्राफ, ये ग्राफ हमें x इक्वल टू 0 पर ना देकर बल्कि कितने पर दिया है, x नॉट पर दिया है। आप देख सकते हैं ग्राफ x नॉट पर दिया है विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर के लिए ग्राफ दिया है। तो 1 मीटर x नॉट की वैल्यू हो जाती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर आ जाता है। और वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता है, वेलोसिटी ग्राफ की कितनी ग्राफ में आपको गिवन है, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड रख देते हैं, x नॉट इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर साइन 5π/18
नाउ टी विल बी रिप्लेस बाय टी माइनस x नॉट इज 1 बाय 5 प्लस 5 इज 7 पाई बाय 6। ये आपके पास जनरल इक्वेशन हो जाती है। इस जनरल इक्वेशन को ओपन कर लीजिए, ये जो भी होगा सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर आना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को एक क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी के केस में जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। ओके, एंजॉय।